देखिए जो भूजल है वो नदियों का आहार है और गोमती ऐसी नदी है जिसमें एक बूंद भी इसमें पहाड़ों का पानी नहीं आता। जितना वॉल्यूमेट्रिक लॉस हो रहा है ग्राउंड वाटर का, पूरे पृथ्वी पे कहीं भी इतना ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक लॉस नहीं हो रहा है जितना हम गंगा बेसिन में कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम इन वाटर बॉडीज़ को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम इतनी ही आबादी में अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। देखिए, लखनऊ का जो मेन ड्रेनेज है वो गोमती नदी के द्वारा होता है, लेकिन गोमती नदी में कई सहायक नदियाँ मिलती हैं। सब लोग जानते हैं कुकरेल, जो अभी तक सबको ये पता था कि कुकरेल एक नाला है, लेकिन कुकरेल एक नदी है और गोमती की सहायक नदी है। अस्ती गांव में एक दसौर बाबा का झील हुआ करता था, वहाँ से निकलती थी और कुकरेल के जंगलों से होते हुए गोमती में मिल जाती थी। उसी तरह बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे बेहता नदी है, लोग इसको बेहता नाला कहते हैं, लेकिन ये 150 किलोमीटर लंबी नदी है जो लखनऊ से लगा हुआ ज़िला है हरदोई से आती है और माल के पास होते हुए गोमती में मिलती है। और कई बार ये होता था कि बेहता नदी के साथ साथ बाघ भी आ जाते थे लखनऊ में। एक नेचुरल कॉरिडोर का काम करती थी रिवर, और इन नदियों के साथ एक पूरा एक तंत्र जुड़ा था प्रकृति का। उसके साथ बहुत सारे जलीय जीव जंतु तो थे ही, मछलियाँ, कछुए, उसके अलावा बड़े टाइगर, बिग कैट्स, टाइगर। अभी हाल फिलहाल में आपके लेपर्ड्स आए। तो लखीमपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर, इन सब के जंगलों का जो कॉरिडोर होता था नीचे की तरफ, गोमती के साथ जुड़ा था। और लखनऊ में जैसे मैंने बताया आपको, कुकरेल नदी है, बेहता नदी है, और सई नदी एक प्रमुख नदी जो गोमती की सहायक नदी है, वो लखनऊ और उन्नाव की सीमा बनाती है। फिर रैट नदी है ना, तो रैट नदी भी वहीं मोहना के पास जो ढाक के घने जंगल थे वहाँ से निकलती थी और बक्सी के तालाब का एक छोटा सा हिस्सा कवर करते हुए फिर बाराबंकी में प्रवेश कर जाती है ना। उसी तरह हमारी दो और छोटी नदियाँ हैं, अकरद्दी और झिंगी। अकरद्दी और झिंगी ये जो हमारे अब मलिहाबाद और माल, बेहता नदी के पास बहती थी, है ना। और नीचे की तरफ आए अगर हम मोहनलालगंज की तरफ, तो यहाँ भी बहुत सारी नदियों का अस्तित्व दिखता है, जो आपके हुलास खेड़ा में एक ताम्र युग के अवशेष मिले हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। और वहाँ पे एक बहुत प्राचीन झील है, हुलास खेड़ा झील या करेला झील भी कहते हैं। वो झील उस नदी का ही हिस्सा है जो आज लुप्त हो चुकी है, लेकिन इन नदियों ने जहाँ जहाँ अपने निशान छोड़े हैं, अपने मियांडरिंग पाथ जिसको कहते हैं, जहाँ से ये घूम के गुजरी, उसके कुछ हिस्से कट गए और ऑक्सबो झील या वेटलैंड्स बने। तो मोहनलालगंज में भी एक नदी जिसका अस्तित्व पिछले 30 साल तक तो वो नदी थी, मैं नक्शे में देख रहा हूँ, बख नदी कैंटोनमेंट एरिया जहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन है, चारबाग रेलवे स्टेशन, उसके जस्ट नीचे से उसका उद्गम होता था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आशियाना, बंगला बाजार, तेलीबाग जहाँ पे है, वो सब तालाबों पे बसा है। इन तालाबों का पानी ही बख नदी में आता था और एक बहुत बड़ी झील थी आशियाना की, किला मोहम्मदी झील का पानी इसमें आता था। चंदे बाबा ताल आगे चल के सरोजनी नगर में उसका पानी आता था। इधर हैबत मऊ मवैया, जो आपके पीजीआई से पहले जो आप देख रहे हैं, हैबत मऊ झील का पानी बख नदी में आता था। और ये बख नदी करीब 58 किलोमीटर लखनऊ में ट्रेवल करके सई नदी में मिल जाती थी। तो सई नदी की ट्रिब्यूटरी थी बख नदी, और बख नदी में दो नदियाँ मिलती थी। नगवा नदी तो है, बट एक छोटी और धारा मिलती थी,
और एक नदी जिसको लोनी नदी कहते हैं, लोनी नदी छोटी सी नदी मोहनलालगंज में। तो कुल मिलाकर गोमती के अलावा लखनऊ में 9 नदियों का वजूद था। इन सब नदियों के सिग्नेचर हमारे सैटेलाइट पिक्चर्स में दिखते हैं। इनमें से बेहता नदी आज भी बह रही है, अच्छी बह रही है। बेहता नदी में बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी, कभी कभार उसमें मछलियाँ मर जाती क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स या कभी ऐसे ऊपर कुछ फैक्ट्री हैं संडीला में या हरदोई में, उनका जब डिस्चार्ज आता है तो मछलियाँ बहुत मरती है बेहता नदी में। बेहता नदी, कुकरेल नदी, सई नदी और रैट नदी, इन 4 नदियों को तो हम आज भी देख सकते हैं गोमती के अलावा। तो इन सब नदियों के वजूद से ही हमारे सिटी का ड्रेनेज बहुत बढ़िया था। आप सोचिए कि महोना से लेके नगराम तक, मतलब एक लखनऊ का एक सिरा अगर उत्तर की एक्सट्रीम नॉर्थ हम ले लें और एक्सट्रीम साउथ ले लें तो करीब 45 फीट का अंतर है। हमारा साउथ जो है मोहनलालगंज, नगराम, वो नॉर्थ से 45 फीट नीचे है और इसी डायरेक्शन में सब नदी इसी डायरेक्शन में बहती है। तो गोमती के साथ उसकी जितनी सहायक नदियां हैं सबके सब इसमें मिलके साउथ की तरफ ड्रेन करती थी पूरे कैचमेंट को। लेकिन जैसे जैसे लखनऊ का विस्तार हुआ, नए कॉलोनीज बने, आपका इधर बंगला बाजार, आसियाना, एल्डिको, चांदगंज और इधर आपका पीजीआई के आसपास वृंदावन, सरोजनी नगर, तो बहुत सारे जल क्षेत्र को नुकसान हुआ है, तालाबों को नुकसान हुआ है, वेटलैंड्स को नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि हम इन वाटर बॉडीज़ को बिना नुकसान पहुंचाए हुए हम इतनी ही आबादी में अच्छे से डेवलप कर सकते थे। हमें करना ये था कि इन ड्रेनेज को अपनी जगह देनी थी, इन नालों को बचाना था अतिक्रमण से। और ये नाले मतलब ड्रेन्स, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, ये बारिश के पानी को नदियों में पहुंचाने वाले नाले हैं और इनको छोटी नदियां कहते हैं। नालों का मतलब ये नहीं कि दीज आर दी सीवरेज कैरिंग चैनल्स, ये सीवर को ढोने वाले गंदे नाले नहीं हैं। ये सब गोमती की सहायक नदियां हैं और हमारे ब्रिटिश गैजेटियर में रिवर्स लिखे हुए हैं, स्ट्रीम्स लिखे हुए हैं, छोटी नदियां, छोटी जलधाराएं। तो आज भी अभी भी वक्त है हम इन नदियों को अगर फिर से रिस्टोर करें तो 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो हम भविष्य में होने वाले बाढ़ से लखनऊ को बचा सकते हैं। पानी को तुरंत निकासी की ज़रूरत होती है और वो गोमती में बिना रुके हुए जा सकती है पानी, जितने भी स्टोर होते कैचमेंट में। और दूसरा, इन नदियों के साथ जितने तालाब, झील, झावर, वेटलैंड्स सब बने, उससे पानी भी तो रिचार्ज होगा, आपके ग्राउंड वाटर भी तो बनेंगे। जो नेचुरल चैनल्स हैं, जितनी छोटी नदियां हैं, अगर इनको बचाया तो इसके साथ साथ बारिश का पानी आपके भूजल में जाएगा और भूजल, इन्हीं भूजल से ये वापस हमारे नदियों में आता है पानी। और गोमती ऐसी नदी है जिसमें एक बूंद भी इसमें पहाड़ों का पानी नहीं आता। ये गोमत ताल में फुलर झील है पीलीभीत में, वहाँ से निकलती है। और इसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं सभी जंगल, झावर या तालाब या झील से निकली है। इसका मतलब है इन झीलों में पानी भी बारिश के मौसम को अगर छोड़ दिया जाए तो सालों साल बहती है। तो इन झीलों में भी पानी हमारे भूजल का आता है और यही भूजल का पानी हमारे नदियों में आता है, छोटी नदियों में, और यही छोटी नदियों का पानी हमारे गोमती में आता है। तो ये पूरे कनेक्टिविटी या स्ट्रीम ऑर्डर, छोटी नदियाँ उससे बड़ी नदियों से जुड़ी हुई, बड़ी नदियाँ उससे बड़ी नदियों से जुड़ी हुई, और अंतोगत्वा जो गोमती नदी है वो गंगा से जुड़ी है। तो स्ट्रीम कनेक्टिविटी बनी हुई थी। अब हमने इसको फ्रेगमेंट कर दिया, कहीं बीच में हमने एक कॉरिडोर, एक हाईवे बनाया, तो छोटी नदियों का फ्रेगमेंटेशन वहाँ से शुरू हुआ। या हमने उस पर कॉलोनीज बसाई, जैसा मैंने आपको बताया। और कंक्रीटाइजेशन, जो कंक्रीट के सरफेस थे उसको बढ़ाते गए हम। जो ये आशियाना है या एल्डिको है या बंगला बाजार, जहाँ में पूरा पानी रिचार्ज होता था, वहाँ पे अगर हम कंक्रीट करेंगे तो वो पानी नीचे नहीं जाएगा, रन ऑफ में बदलेगा। रन ऑफ मतलब तेज़ी से पानी बह के हमारे नालों में चला जाएगा, जिसको रिचार्ज होना था। तो जैसे जैसे हम अपने
कंक्रीट एरियाज़ को बढ़ाते गए, अपने शहर को बढ़ाते गए, उसकी सीमा का विस्तार किया, तो नेचुरल साइट्स को हम खोते गए। हमारे जंगल कम होते गए, हमारी झीलें कम होती गई, हमारी नदियों पे अतिक्रमण होता गया, हमारे तालाब सूखते गए। तो जितने प्राकृतिक रिचार्ज साइट्स कम होने की वजह से हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो तो कम हुआ ही हुआ, उसके साथ ही ग्राउंड वाटर का एब्स्ट्रैक्शन, जो हम पानी का दोहन निकाल रहे हैं, वो कई फोल्ड में बढ़ गया। अगर आप लखनऊ की बात करें तो अमूमन हर साल 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। मतलब आप समझिए कि पिछले 25 साल में 25 मीटर तो ऐसे नीचे चला गया 25 साल में। और लोग सोचते कि चलो 1 मीटर गया कोई बात नहीं है, लेकिन उस मीटर को आप वॉल्यूमेट्रिक टर्म में एक्सप्रेस करें, कितना किलोमीटर क्यूब पानी आपके धरती की पेट से निकल गया। मतलब जितना लॉस हो रहा है उसको अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, उस पूरे एरिया से लॉस हो रहा है ना। लखनऊ 2500 स्क्वायर किलोमीटर है, उस 2500 स्क्वायर किलोमीटर में 1 मीटर भी पानी जा रहा है तो कितने किलोमीटर क्यूब का नुकसान हुआ। और हमारे गंगा बेसिन जहाँ पे हम बसे हुए हैं, ये गंगा और गोमती इंटरफ्लूव है, ये हम नदियों के दोआब पे हैं। तो यहाँ का जो एक्यूफर है वो जल्दी कंप्रेस होता है, उसकी प्लास्टिसिटी जल्दी ख़त्म होती है। मतलब एक बार आपने पानी निकाला तो स्पॉन्ज की तरह नहीं कि फिर से दोबारा उतना पानी भर जाए। जैसे बेंगलोर में या आपके रॉकी एरियाज़ में जहाँ पे फ्रैक्चर्स हैं, क्रैक्स हैं, या उनके एक्यूफर्स इस तरह बने हुए हैं, कन्फाइंड एक्यूफर्स जिसको कहते हैं, उसमें पानी का स्टोरेज, उसकी प्लास्टिसिटी उतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पर हमारा सैंडी एक्यूफर्स है, हमारा कंप्रेस्ड हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है एक्यूफर, और उसकी प्लास्टिसिटी ख़राब हो जाती है। मतलब इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है। जितना पानी निकाल रहे हैं वो फिर से वापस उसको फिर से करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो ये भी हो सकता है कि लखनऊ में आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में बहुत सारे बिल्डिंग्स भी कोलैप्स करने वाले हैं। जो आप स्ट्रक्चर जिस पे बना रहे हो वो वर्चुअली आपके ग्राउंड वाटर पे बना है। जितना वॉल्यूमेट्रिक लॉस हो रहा है ग्राउंड वाटर का, पूरे पृथ्वी पे कहीं भी इतना ज़्यादा वॉल्यूमेट्रिक लॉस नहीं हो रहा है जितना हम गंगा बेसिन में कर रहे हैं। आप सोचिए कि हर साल कितना पानी हम ज़मीन से निकाल दे रहे हैं। हमने बोरवेल बनाया, फिर अच्छे कैपेसिटी के सबमर्सिबल पंप बना डाले, और हमारे बोर फेल हुए तो हम और रीबोर करके और नीचे चलते गए, डीपर एक्यूफर्स की तरफ जा रहे हैं। शैलो एक्यूफर्स ख़त्म हुआ तो हम नीचे डीपर एक्यूफर्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जितना पानी निकाल रहे हैं क्या उतना रिचार्ज हो पा रहा है? ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया। रिचार्ज होने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बारिश में फिर से पानी वो चला गया। तो अगर हम नदियों को रिवाइव करना है तो ग्राउंड वाटर को हम अलग से नहीं देख सकते। रिवर रेस्टोरेशन, रिवर रिवाइवल में ग्राउंड वाटर का रोल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जितने रिचार्ज साइट्स नेचुरल होते हैं उसको हम रिप्लेस कर ही नहीं सकते हम आर्टिफिशियल रिचार्ज साइट्स बना के, और वो कभी नहीं कर सकते। नेचर के द्वारा जो रिचार्ज हो रहा है, इन रिचार्ज साइट्स जो नेचुरल डिप्रेशन है, जहाँ पे ताल बने हुए हैं, ऑक्सबो लेक्स बने हुए हैं, वो सब के सब डिस्चार्ज साइट से पानी अपने आप आता था, अब वो पानी नीचे चला गया। तो कम से कम रिचार्ज तो कर सकते हैं उन जगहों से। लेकिन उन जगहों पे रियल एस्टेट की नज़र होती है, सबसे फ्री में लैंड मिल जाता है, लैंड यूज हम चेंज कर देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। लेकिन कल को अगर हमारे बेंगलोर जैसे हालात हुए तो सॉफ्टवेयर से तो हम पानी की समस्या तो सॉल्व नहीं कर सकते ना। सो दिस काइंड ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज वी आर डूइंग टू दिस इकोसिस्टम। तो इन सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, सब वापस अपना रास्ता ढूंढेंगी। जब अतिवृष्टि होगी, एक्सट्रीम रेन होगा, तो ड्रेनेज के सिस्टम सब वापस चाहेंगे कि हम पानी को कैसे निकालें। पानी अपना रास्ता ढूंढ लेती, तो उसके रास्ते में कुछ भी आएगा, रुकेगा नहीं। अभी हम नेचर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमें लगता है क्लाउड बर्स्ट केवल पहाड़ों पे हो सकता है। अब तो मैदानों में भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम रेन्स हो रहे हैं। तो ये कहना है कि पिछले 30 सालों में कोई बारिश नहीं हुई है, भाई प्रकृति की मेमोरी और हमारी मेमोरी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारी मेमोरी बहुत कमज़ोर है, बट जो फ्लूवियल मेमोरी है, नेचुरल मेमोरी है, बहुत स्ट्रांग है। तो
मुझे लगता है इनको रिवर्स करने की ज़रूरत है। आने वाले समय में ऐसे स्टेप ना लिए जाएं जिनसे इन नदियों का वजूद ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये नदियाँ नहीं रहेंगी तो हम भी नहीं रहेंगे।